क्योंकि आईडी ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम कंटिन्यूअस बॉडीज का जो हमने लास्ट क्लास में चालू किया था सेंटर ऑफ मास निकालना, वो मैंने तुमको लाइन ऑफ सिमेट्री वाली भी कहानी समझाई दी थी, अगर याद है तुमको तो, है ना? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे डाउट्स लिए थे क्या पिछली क्लास के, लास्ट होमवर्क के? नहीं सर। नहीं, डाउट्स हैं अभी? सर मेरे को एक डाउट है। तुम्हारे हैं श्रेष्ठ? एक चलो जब मैं खत्म करता रहूंगा मुझे याद दिलाना, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करके भेजेंगे तुमको, ठीक है? ओके सर। चलिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज में आज जो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना? और आप लोगों को इस पे अच्छी खासी मास्टरी होनी चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है? और एकदम 9वीं 10वीं के बच्चों को, फाउंडेशन के बच्चों को ये सब आना चाहिए, आता भी है, और ठीक है? तो लास्ट क्लास का ही ये एक्सटेंशन होगा। लास्ट क्लास में आई टॉट यू हाउ टू चूज एन एलिमेंट एंड ऑल, राइट? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, इसमें जो पहला है, द फर्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है? सेमी सर्कुलर वायर का मतलब हुआ कि mass is uniformly distributed over the length. ये थोड़ा सा थिक मैंने बना दिया है इसको, ताकि हम इस पे काम कर सकें, ठीक है? अदा में तुम हो क्लास में? हाँ सर। ठीक। देखो बेटा, यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया इसका, और ये हो गए इसके एक्स एक्सिस, ठीक है? तो बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें? लाइन ऑफ सिमेट्री इज, एनीवन, व्हाट इज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री? वाई एक्सिस। y-axis. So which coordinate we have to find? We have to find only the y-axis. I am considering that all the masses are uniformly distributed, right? So here, which mass density will come into picture? लीनियर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जो है वो आएगी यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है? क्योंकि मास यहाँ पर लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप लोग कुछ बोलोगे कि भाई सर वायर तो सिलेंडर जैसा होता है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसमें। बेटा यहाँ पर हम जो उसका रेडियस है ना उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तभी हम उसको वॉल्यूम, उसको तभी हम लेंथ में डिवाइड कर पाएंगे मास को, हाँ? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज लीनियर मास डेंसिटी का केस है ये, ओके? तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब लैम्डा हुआ, और लैम्डा होके यहाँ पर आ गया ये मास अपॉन, व्हाट इज द लेंथ हियर? इशिता, व्हाट इज द लेंथ हियर? सर पाई आर। वेरी गुड, इट्स पाई आर, ठीक है? तो ये हो गया लेंथ यहाँ पर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखो ये ओरिजिन है, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा हुआ है कि हमें एलिमेंट कहाँ चूज करना पड़ता है, तो एलिमेंट हमको चूज करना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ पर? अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ हमको एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये देखो मैंने यहाँ तुम्हें दिखाया है,
ये एक छोटा सा लेंथ हो गया, ठीक है। ये हुआ बच्चों थीटा, ये एंगल हुआ डी थीटा। ये सब तुमको धीरे धीरे समझ आएगा, मतलब अभी समझ में आ जाएगा, बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। एटलीस्ट 10 बार 15 बार करोगे सॉल्व इसको, तो तुम्हें याद रहेगा फिर ये इस तरीके से करना होता है। अब देखो ये जो एंगल यहाँ पर थीटा वैरी कर रहा था, तो याद रखो जब भी रिंग या स्क्वायर या स्फीयर या हॉलो स्फीयर या सिलेंडर इस तरीके की चीजें आएंगी, तो हमेशा हमें एंगल को ही चेंज करवाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो बच्चों ये जो लेंथ है यहाँ पर, दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज आर डी थीटा। ये आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है? एंड द मास इज dm, and the mass is dm, which is equal to lambda m upon pi r into r d theta. ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। I have this dm as m d theta upon pi, ठीक। और अब आता है यहाँ पर कि भाई इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, इसी के ऊपर। वी आर कंसिडरिंग इट टू बी अ वेरी स्मॉल मास, बहुत छोटा सा मास है जिसके पास कुछ लेंथ है, ठीक है। तो बच्चों इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ये कहां से आएगा? तो देखो ये आएगा यहां से, ये r sin थीटा हुआ और ये r cos थीटा हुआ। तुमको अभी शायद समझ में आया होगा ये। दिस इज r, ये एंगल थीटा है, डी थीटा बहुत छोटा है, उसको नेग्लिजिबल मान लो। तो ये लेंथ आएगी r cos थीटा और ये लेंथ आएगी r sin थीटा। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। कोई Yes. डाउट है किसी को? नो सर। नहीं ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No. आदि समझ आया बेटा? यस सर। निधि, हर्षदा? Yes, sir. ठीक है। तो अब बच्चों हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? हमें निकालना है कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, है ना। तो आइए लिखते हैं YCM। YCM क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था तुमको, इंटीग्रल ऑफ dm इनटू इसका y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का, तो इनटू y डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, dm क्या है? dm है m d थीटा अपॉन पाई, इंटू y क्या है? y है r साइन थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ m d थीटा अपॉन पाई। अब एक बात याद रखो बेटा, इफ the mass is uniformly distributed, if the mass is uniformly distributed, then you can take integral of dm as, मैं यहाँ वर्ड्स में लिखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि यहाँ सिंबल नहीं बना सकता, इंटीग्रल ऑफ dm as कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप 0 to m तक इक्वेट कर सकते, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लूं इसको m, फिर देखो सिंपल है ना। अब m कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो थीटा वैरी कर रहा है, तो पूरे
पूरे इस रिंग को कवर करने के लिए थीटा की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? थीटा शुरू हो रहा है यहां से, है ना? ध्यान से सुनना बेटा, थीटा जो है पहला एलिमेंट यहां आएगा और लास्ट एलिमेंट यहां आएगा, तो थीटा कितना हुआ यहां से लेके यहां तक? बताओ जल्दी से। 180. 0 to 180. पाई, पाई पाई। Pi, sorry. हाँ 180 बोला ना, 180 बोला तुमने, क्या बोला? हाँ वही बोला. हाँ 180 ठीक है, बट रेडियंस में कर रहे हैं इसलिए पाई बोलना है बेटा। अब साइन थीटा डी थीटा, ये क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा विल बी इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा। याद है? ये रिजल्ट याद रहना है बेटा, पहले पढ़ा है हम लोगों ने। शरिल Yes, sir. बेटा तुमको याद नहीं होगा, ये सब तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए, है ना? तो मैं Yes, अभी sir. थोड़े थोड़े दिन और रुको, मैं अभी वो करने वाला हूँ, क्या एक सेशन करने वाला हूँ कैलकुलस का, तो सिखाऊंगा, तो तुमको मैं उसमें एडजस्ट करूंगा, ठीक है? Okay, sir. प्लस कॉस जीरो। हाँ तब तक बेटा ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, आप ये याद रखते जाना, प्रोसेस तुम Yes, याद sir. रखो, प्रोसेस समझ में Yes, आएगा। sir. r बाई पाई इंटू टू, तो ये आ गया 2r/पाई, ठीक है? दिस इज YCM, ठीक? तो अब हमको y कोऑर्डिनेट मिल गया इसका, तो क्या करेंगे अब? ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2r/पाई है, और z कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है? मैं चाहता हूं आप लोग इसको दो बार अच्छे से लिख के देखो आप लोग। एक बार ना एटलीस्ट यू शुड राइट इट वंस अभी, नाउ इन योर नोटबुक। करिए, टेक 3 मिनट्स का टाइम लो, 3-4 मिनट का टाइम लो। चलो सब 5:35 तक करो, कोई बात नहीं, करो तुम।
तो प्यारे बच्चों, लिख लिया होगा तुम लोगों ने ये पूरा। इसको घर पे जब अभी ये आज का सेशन खत्म होगा उसके बाद एटलीस्ट आप लोग 5-5 बार लिखोगे इसको, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस देखोगे, जितने भी डेरिवेशंस मैं अभी करवा रहा हूं आज तुम लोगों को, एटलीस्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट, प्रैक्टिस इट फॉर एटलीस्ट 5 टाइम्स। इस टाइप के डेरिवेशंस और आगे भी आएंगे, वहां पर इनकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी, ठीक है? सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ इट। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, आइए। सेकेंड इज सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, इसमें क्या होगा तो देखते हैं, आओ। ये डिस्क है हमारे पास, इसको ये सेमी सर्कुलर बना दिया, ठीक है? और यहां पर ये इसका y एक्सिस और ये इसका x एक्सिस हो गया, ठीक? तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी y एक्सिस है ना? फिर से याद रखना है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां देखो, यहां तुम में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि इस एलिमेंट को चूज जो किया था मैंने, ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा एलिमेंट लिया था मैंने, ये एलिमेंट मैंने इतना छोटा सा यहां पर क्यों लिया था? एक पॉइंट मास टाइप का एलिमेंट लिया था मैंने। तो मैंने एलिमेंट ये इसलिए लिया था, रीजन इज वी शुड चूज एन एलिमेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ विच इज ऑलरेडी नोन टू अस, राइट? I'll write it here. I will write it here. The element should be so chosen such that the center of mass of the element is already known to us. Okay, यहां लिखता हूं मैं, याद रखना और इसको तुम। The element should be so chosen such that its center of mass is already known to us. ठीक है? तो बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट, मतलब पॉइंट मास तो नहीं था, ये पॉइंट मास को लेंथ में थोड़ा एक्सटेंड किया था हमने, आर डी थीटा लिखा था। उसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है पहले से, उसी के ऊपर होता है, इसीलिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिखा था, इसलिए हमने ये एलिमेंट चूज किया, ठीक है? अब यहां पर आता है कि भाई यहां पर क्या करें, तो यहां पर बहुत सिंपल है, देखो। मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास नोन है। आई एम कंसिडरिंग दिस सेमी सर्कुलर डिस्क टू बी an arrangement of these small semicircular wires which are concentric. Concentric का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसका सेंटर कॉमन है। यहां पर ये ऐसे छोटे छोटे सेमी सर्कुलर वायर से बना हुआ है, वेरिएबल रेडियस के, जिसका रेडियस आखिरी तक कहां चला जाएगा? कैपिटल आर तक चला जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? तो सबसे पहला तो ये रीजन है जो मैंने तुम्हें यहां लिखवाया है, the element should be so chosen such that its center of mass is already known to us। ठीक है, मैंने अभी निकाला है रिंग का, सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और वो मैंने यहां पर चूज कर लिया। पर अब तुम्हारे दिमाग में एक और विचार आ सकता है कि सर हम यहाँ पर पॉइंट मास क्यों नहीं ले लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट मास ले लेते हैं डिस्क का यहाँ पर।
इसका तो हमको मालूम है, आपने अभी सिखाया था, ये थीटा ले लिया एंगल, है ना, और इसको हमने थोड़ा सा वैरी करवा दिया, ये डी थीटा हो गया, और इसका एंगल हो गया आर, इसका लेंथ हो गया आर डी थीटा। आर डी थीटा तो नहीं हुआ, कुछ और एंगल पे, कुछ और लेंथ पे हमने ले लिया एक्स डी थीटा। मतलब यहां से एक्स डिस्टेंस पर हमने ये छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। उसका मास लिख लेंगे डीएम, उसके ऊपर हम ये भी लगा देंगे, ये डी आर कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा। पर बताओ ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो। भाई ये सवाल जो है ये आप सब लोगों से है, ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बताइए। कर सकते हो कौन बोला कर सकते हैं? सर, मैंने श्रेष्ठ। हाँ श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ, अच्छा एक बात बताओ श्रेष्ठ, किया तो जा सकता है, पर करने में कोई चैलेंज नहीं है क्या? सर उसके लिए हम लोग को पहले उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए ना। वो तो निकाला हुआ है मैंने, देखो डीएम, हाँ वो यस तो सर। पता है अपन को, एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा। देखो ऐसा नहीं है इसको कर नहीं सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो, पर इसमें दो चैलेंज है। कितने वेरिएबल्स हैं बेटा? एक तो एक्स और दूसरा थीटा, तो कितने वेरिएबल्स हो गए? दो वेरिएबल्स हो गए। अब इंटीग्रेशन हमारा कितने वेरिएबल में हो रहा था? देखो एक ही वेरिएबल में हो रहा था ना, यहाँ पर थीटा बस था। तो यहाँ पर भी हमको ऐसा इंटीग्रेशन बनाना है जो सिंगल वेरिएबल का हो, ठीक है। इसलिए, और डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये सब होता है सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है, हमको अभी ये देखना है कि हम इस सेमी सर्कुलर डिस्क को और कोई दूसरे तरीके से एलिमेंट चूज करके इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या। तो वो सिंपल था, हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने यहाँ पर निकाला कि भाई ये जो है हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क, इसमें हमने एक सेमी सर्कुलर वायर चूज किया जिसका रेडियस है स्मॉल आर, जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और जिसकी थिकनेस है डी आर, ठीक है, इसकी थिकनेस है डी आर। तो बच्चों अब तुम्हारे पास सिग्मा आया, सिग्मा है m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। और ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए बेटा, है ना, और इसका जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया होगा पाई आर इंटू डी आर। ये कैसे आया? तो देखो कैसे आएगा, इसको, इस शेडेड, ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बाहर निकाल लो तुम। ये बाइनोमियल थ्योरम से भी होता है, बट मैं फिलहाल के लिए अभी इसको हम सिंपल रखते हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं करते। तो इसको बाहर निकाल के सीधा कर दिया मैंने। तो इसकी थिकनेस कितनी, इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी हो गई बच्चों? इसकी विड्थ हो गई डी आर, ठीक है। एरिया हो गया पाई आर डी आर। समझ आया कि नहीं आया? रेक्टेंगल है ना छोटा सा ही, बोलो यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो वाई सी एम निकालना था ना मुझे, नहीं पहले तो डीएम निकालना है, सॉरी। तो डीएम जो निकाला मैंने वो होगा, इट इज सिग्मा इंटू डी ए। नाउ दिस इज 2m बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई स्मॉल आर डी आर, पाई पाई कैंसिल हुआ, दिस इज 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वेयर, दिस इज डीएम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डीएम। नाउ
we want to find what is YCM, right? YCM is integral of dm into y upon capital M, ठीक, अपॉन कैपिटल M. dm को आप सब्स्टिट्यूट करो, dm क्या हो गया 2mr अपॉन r स्क्वायर इंटू y. बेटा देखो y क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर वायर का जो एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा 2 स्मॉल r इंटू पाई. क्यों? क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर जो एलिमेंट लिया है आपने उसका रेडियस r है, ठीक है, डिवाइडेड बाई m, ठीक है. ये m इसके साथ कैंसिल हुआ. यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक लगाओ इंटीग्रेशन में, r इज वेरिंग फ्रॉम, पहला r कहां था, ये छोटा सा r था, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. समझ आया? यस हेलो हेलो. यस सर। बाकियों को समझ नहीं आ रहा है क्या बे? क्यों छोटे बच्चों? यस सर। 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. So this is 4 upon pi r square into r cube by 3, or it is 4r by 3 pi. ये है the y coordinate of center of mass of the semi circular disc. So the coordinates are 0, 4r by 3 pi, 0. ये सब स्टैंडर्ड डेटा है बच्चों, ये ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है. जस्ट रीड इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 बार पढ़ो इसको पूरा. लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लो, पर 3 बार पढ़ने का ही टाइम दे रहा हूं मैं, 2 मिनट दे रहा हूं तुमको. बाद में रिकॉर्डिंग तुम देखते रहना. पहला वाला इससे लिखवाया ताकि तुम फेमिलियर हो जाओ, ठीक है. प्लीज डू इट. 2 मिनट दिया टाइम तुमको मैंने. चलो हो गया आप लोगों का सबका. इशिता, आदि, दिव्यांश, शेरिल, कान्या, निधि, श्रेष्ठ, ईशाना, यस सर. यस सर. यस सर। ठीक है. कियान तुमको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. अच्छा चलो, तुमने पिछली क्लास तो अटेंड किया था हाँ ना. पर सर. ये सेंटर ऑफ मास वाला जहां पर मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन सिखाया था, हाँ याद है सर. तुमको? तो चलो आएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, पर अटेंड करते रहो क्लास, है ना.
ये था सेमी सर्कुलर डिस्क। अब आता है तुम्हारा इसके बाद थर्ड है सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो आज मैं तुम्हें तीनों टाइप का एक एक करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको हर क्लास में एक इसका आर्टिकल उठाया करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आज दूसरी चीज भी पढ़ेंगे, पर ये इसलिए करवा रहा हूं, मैं तुम्हें करवाता रहूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि करना हमको कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। सो वी हैव दिस सेमी सर्कुलर बनाना है ना मुझे इसको। पहले तो मैंने इसमें बना देना ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ऐसा दिखाई देगा। तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वन was a linear mass distribution, second one was an areal mass distribution, third one is a volume mass distribution, right? In the last class we have seen कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो because of symmetry it lies on the y axis, because y axis is the line of intersection of two planes of symmetries x, y and yz, right? So mass of this is capital M and radius is capital R. ये है बच्चों 0,0,0 सेंटर। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर एलिमेंट क्या लेंगे। तो यहां पर एलिमेंट हम ले लेंगे इस टाइप के डिस्क को। ये एक डिस्क हो गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम बता सको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर ये दूसरा डिस्क हो गया, फिर ये ऐसे छोटे छोटे डिस्क जो थोड़े मतलब रेडियस में थोड़ा कम होता जा रहा है ये, ठीक है। फिर ये आ गया। तो ये डिस्क जो है आखिरी तक पहुंचते तक कैसे हो जाएंगे, ये आखिरी में ये डिस्क ऐसा दिखाई देगा, ये ऊपर लास्ट वाला डिस्क जो है। तो ये वैरिंग रेडियस के डिस्क हैं सारे, ठीक है, वो बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक डिस्क लेना चाहता हूँ जो एलिमेंट है इसका, और डिस्क मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। अब तुम्हारा सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता है इस डिस्क का। बताओ, सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का आप लोग को पता है या नहीं पता है भाई? ये ओपन क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। बताइए, सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का मुझे मालूम है या नहीं मालूम है? यार तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो भाई। नहीं मालूम है। हाँ बेटा, पता है। पता है। पता है ना। कहां पर होता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो? y एक्सिस पे। बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस पे होगा, और उसके वाई एक्सिस पे नहीं, सेंटर पे होगा उसके। इस केस में सेंटर पे होगा। समझ आया क्यों सेंटर पे होगा? क्योंकि ये डिस्क लिया ना बेटा पूरा, तो डिस्क तो ऐसे सामने से गोल दिखाई देगा ना तुमको, है कि नहीं? Yes, ऐसा sir. दिखाई देता है ना डिस्क तो हमको। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। यस और नो? यस सर। हाँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया। थीटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने यहाँ पर डिस्क का रेडियस मान लिया x है, और दोनों तरीके से हो सकता है, थीटा भी लेके कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है। पर मैं तुम्हें अभी एक्स वाई से सिखाता हूँ, नया तरीका है। ये x हो गया, y हो गया और ये r हो गया। मैं थीटा लेके भी कर सकता था इसको, इसलिए
दुखी मत होना कि आपने तो कहा था कि जब डिस्क रहेगा, स्फीयर रहेगा तो एंगुलर वेरिएबल लेना है। बिल्कुल ले सकता हूं, है ना। ये एंगल अगर थीटा था तो इसको मैं डी थीटा ले सकता था, और इस लेंथ को मैं आर डी थीटा ले सकता था, और फिर मैं आगे काम कर सकता था। पर फिलहाल मैं तुम्हें नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं। तो अब देखो बच्चों, तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारा काम, जो सबसे पहला काम है, वो ये है कि ये y हो गया और ये हो गया इसका थिकनेस dy। ठीक। तुम्हारा काम है सबसे पहले रो निकालना। रो क्या होगा? रो होगा m/4/3 πr³। ठीक, ये होगा। तो दिस इज 3m/4 πr³। ये वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। शेरिल, समझ आया बेटा आपको? यस सर। ओके, गुड। ईशाना, आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये हो गया रो। अब वॉल्यूम क्या हो गया? तो डिस्क का वॉल्यूम। तो देखो यहाँ डिस्क की थिकनेस दे रखी है, तो डिस्क का वॉल्यूम होगा डिस्क का एरिया। एरिया है बेटा πx², क्योंकि रेडियस डिस्क का जो एलिमेंट लिया है हमने वो डिस्क है ना। दिस इज द एलिमेंट, राइट। इसका जो एरिया है वो πx² है और थिकनेस है dy। तो ये हो गया वॉल्यूम छोटा सा। तो dm क्या हो जाएगा इसका? रो इंटू dv। सो दिस इज 3m/4 πr³ इंटू πx² dy। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, dm की वैल्यू आ गई 3mx² dy अपॉन 4r³। ठीक। अब चैलेंज है यहाँ पर। चैलेंज क्या है? पहले तो YCM लिखते हैं इसका। YCM इज इंटीग्रल ऑफ, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वॉल्यूम तो हेमिस्फीयर का 2/3 πr हेलो पाठक जी, एलिमेंट क्या है यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, ओ पाठक जी, थैंक यू थैंक यू। ये 2 था ना। मैं सोचा तुम मेरे को डिस्क का वॉल्यूम बता रहा है। ये सब 2 है बेटा यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना। हाँ, और तुम सब भी पढ़ाई लिखाई, सो रहे हो कह रहे सब लोग? ये देखो, ये पाठक जी बस जीवित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा dm इंटू वाई अपॉन m। तो dm क्या था? dm है 3mx² y dy अपॉन 2r³ डिवाइडेड बाई मास m। mm कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, ये बड़ा चैलेंज आया हमारे पास, 3x² y dy अपॉन 2r³। अब यहाँ लिमिट लगाना है मुझे। लिमिट लगाने का चैलेंज ये है कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। तो भाई अब हमको करना क्या है? हमें इस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ईदर वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो एनी ऑफ यू who can tell me what is the relation between x and y? मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं पूरा। सोचो x और y में क्या रिलेशन है यहाँ पर, और तुम आराम से जानते हो, तुम्हारे लिए नया नहीं है वो। ठीक है, थिंक।
ओ भाई 1 मिनट ही दिया था, कहाँ चले गए सारे? ओ हेलो, 1 मिनट का टाइम दिया था मैंने, क्या हो गया? अभी तक कोई जवाब नहीं है इसका। तुम लोग सब इतने नालायक हो रहे हो? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तुम वो लोगों ने? चैट पे भेजा है आप कौन सा? ओ, इशिता ने भेजा है, श्रेष्ठ ने भी भेजा है। श्रेष्ठ तेरा तो नहीं चलेगा बेटा। वेरी गुड इशिता, शाबाश बेटा। भाई आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम? देखो यहाँ पर, ये x है, ये y है और ये r है, ठीक? तो हमारा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज हाउ वी कैन राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई सी एम मुझे मिला यहाँ पर अब 3y आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन 2r क्यूब। और y वैरी कर रहा है 0 से लेके कैपिटल R तक, तभी तो ये पूरा कंप्लीट होगा ना। y 0 से शुरू होता है और R पे खत्म होता है ना। तो अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लो पहले तो, ये आ गया आर स्क्वेयर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई क्यूब डी वाई फ्रॉम 0 to R, फ्रॉम 0 to R। और इसमें लास्ट क्लास में सिखाया था एक फॉर्मूला, सबको सिखाया था x टू द पावर n dx का। इसका इंटीग्रल था x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। लिमिट नहीं लगा है तो, पर लिमिट लगा है तो c हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3/2r क्यूब, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, वाई डी वाई, वाई पे 1 लगा हुआ है, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई पावर 4/4 फ्रॉम 0 to R। ठीक है, अब ये आया 3/2r क्यूब, आर पावर 4/2 माइनस आर पावर 4/4, और दिस इज 3r/8, ये आएगा। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? एक बार पढ़िए इसको पूरा, एक नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन ओनली वी विल मूव अहेड।
Excuse me, sir. भाई प्यारे बच्चों, ये तुम लोगों को समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं आया है तो बताओ Excuse me, सबको। sir. हाँ बेटा बोलो शायद। सर ये अब आपने निकाल दिया कि ये y ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना होगा 3r/8। हाँ हाँ तो सर रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, 3r/8 और 0 होगा। हाँ, रेडियस नहीं बेटा, पोजीशन वेक्टर है वो। आर जो लिखता हूं ना मैं, आर, ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। या इसके कोऑर्डिनेट तुम पकड़ लो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दीज आर द कोऑर्डिनेट 0, 3r/8, 0। ओके सर। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा विच यू शुड रिमेंबर, राइट, एंड इट इज फॉर अ सॉलिड Yes, sir. हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो इसी टाइप से रिलेटेड है। वो है आप लोग ढूंढेंगे सॉलिड कोन। इसमें भी तुम एलिमेंट डिस्क ही लोगे। ठीक है, जैसा हमने ये किया है वैसा ही लोगे सॉलिड कोन। और इसके लिए मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं। इसके बेस को ऐसे दिखा देता हूं ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि ये सॉलिड कोन था। ठीक है, और इसका जो रेडियस है बच्चों, इसका जो रेडियस है वो आर दे रखा है तुमको पहले से। ठीक है, तो रेडियस एंड हाइट आर गिवन टू यू। हाइट इज h, रेडियस इज r, right, and mass is capital N. Again you should remember that the mass is uniformly distributed over the volume. ठीक है, तो इस पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप लोगों को ये निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। एलिमेंट क्या लोगे तुम, तो एलिमेंट हमेशा याद रखो, एलिमेंट यहां पर भी तुम डिस्क ही लोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये करने को दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है तुम कर सकते हो इसको। ठीक है, तो एलिमेंट आपको यहाँ पर एक डिस्क लेना है और इसकी प्रैक्टिस करना है ना, घर पे इसको बना के देखना, सॉल्व करके देखना कैसे करना होता है। ये ऐसा एक डिस्क ले लो, इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, और बस यहाँ से y डिस्टेंस पे dy, ये तुम्हारा काम करके दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, the only thing which I am not doing here is writing r in terms of y, writing small r in terms of y और y in terms of r। वो रिलेशन आप लोगों को एस्टैब्लिश करके ये सिंपल इंटीग्रेशन वाला काम करना है। तो ये हमने पढ़ा आज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी में सेमी सर्कुलर वायर पढ़ा, सेमी सर्कुलर डिस्क पढ़ा, सॉलिड हेमिस्फीयर पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग, मैं तुम्हें अब एक और चीज पढ़ाने जा रहा हूं। I hope none of you are having a connecting class with this class. Yes or no? You are free for another 20-30 minutes? All of you? आप Yes, लोग sir. सब फ्री हैं अगले 20 मिनट, आधे घंटे के लिए? Yes, sir. कोई अगर खाली नहीं है तो वो क्लास छोड़ के जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, in fact I should talk about conservation of momentum and motion of center of mass। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था श्रेष्ठ?
पढ़ाया था क्या बेटा लास्ट क्लास में मैंने? हाँ, नहीं सर। नहीं सर। नहीं पढ़ाया? रानिया, रानिया बताएगी मेरे को। सर आपने वो बताया था वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा पढ़ाया था ना मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, मुझे याद आ रहा है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड along the direction देखो क्यों बे लड़कों तुम लोग भूल जाते हो बे। इफ और along the direction in which there is no external force acting on it. ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कियान को, उसको F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके चक्कर में पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था मैंने पिछली क्लास में। इंटीग्रेशन भी पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया था, मुझे याद है। तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा बेटा अगर इफ p इज कांस्टेंट तो dp बाई dt क्या होता है? 0, है ना? तो इफ p इज कांस्टेंट देन dp बाई dt इज 0, तो f इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा जिस डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है, सॉरी जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लास्ट क्लास में तुमको मैंने वो वाला भी सिखाया था, वो एक मास अगर एक से आगे आगे आएगा तो दूसरा कितने से आगे आता है, डेल्टा R1 डेल्टा R2, ये सब सिखाया था मैंने तुम्हें पिछली क्लास में। और ये लाल कलर का एक आदमी खड़ा हुआ है, लाल रंग का, इसका नाम है लाल साहब, लाल सिंह, ठीक है। और ये प्लैंक है, इस प्लैंक का मास है कैपिटल M, और ये जो प्लैंक की लेंथ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। when the man walks on the ground, or when you walk on the ground, what is the direction of friction acting on you, all of you? opposite to the direction of खून कर दूंगा, खून। सर अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। अबे फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब तुम चलते हो कहाँ होता है? फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है। हाँ, ये डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, ये गोली देना बंद करो मुझे इस रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, वो मुझे पता है, मैं नहीं पढ़ाया तुमको, डायरेक्शन पूछा है मैंने। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कतई जरूरत नहीं मेरी क्लास में। मिश्रा जी, फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता है? यस सर। ईशाना बेटा, फॉरवर्ड होता है कि नहीं फ्रिक्शन? ईशाना, निधि, निधि निधि, हाँ, हर्षदा है कि नहीं क्लास में? ये बच्चा मेरा ये जो है ना, ये कियान, इन लोगों ने बेटा फ्रिक्शन पढ़ लिया, इसलिए तो चिंता मत करना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा अभी, है ना। और यहां पर इसके ऊपर कहां लगेगा फ्रिक्शन? प्लैंक के ऊपर बैकवर्ड्स लगता है, ठीक है, तो ये लगा बैकवर्ड्स। तो अगर मैं मैन प्लस प्लैंक, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, अगर मैं मैन प्लस प्लैंक एक सिस्टम लूंगा, वैसे चलो तुम सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, देखो ऐसे, जब व्हेन यू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हेन यू वॉक ऑन द फ्लोर, सब लोग अपनी 2 उंगलियां से निकालोगे, सब लोग निकालो 2 उंगलियां से, और टेबल पे ऐसे चला के देखो आगे की ओर। तो तुम जब आगे बढ़ाना चाहते हो इन उंगलियों को, ऑल ऑफ यू, शेरिल, कियान, सब कोई, है ना, जो नए बच्चे हैं सारे, जब आप टेबल पे इसको आगे की ओर बढ़ाना चाहते हो तो देखो, यू ट्राई टू पुश टेबल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम योर फिंगर, ऐसे तुम ऐसे इसको पीछे सरकाना चाहते हो, हाँ या ना, तब आगे जाता है ये। You actually take the force from the table, yes or no? All of you do it and experience it. यान, हाँ सर। तो तुम्हारा जो पैर है, ये पैर है तुम्हारे दोनों, पैर जो है तुम्हारा वो कहाँ
कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसी को अपोज करता है। ठीक है, हाँ सर। तो फ्रिक्शन, शरीर समझ आया बेटा कि यस समझाऊं सर, फिर से? यस सर, आ गया। हाँ, तो फ्रिक्शन यहाँ पर इसीलिए फॉरवर्ड लगता है मैन के ऊपर व्हेन ही वॉक्स ऑन द ग्राउंड, राइट, एंड प्लैंक के ऊपर उसका इक्वल एंड ऑपोजिट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एफ लगाइए। तो अगर मैन प्लस प्लैंक लोगे तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, आई विल राइट इट हियर, टेकिंग मैन प्लस प्लैंक as a system, there is no external force acting on it along the horizontal direction. ठीक है, ठीक है, तो कहता है therefore the momentum of the system is conserved along the horizontal direction. ठीक है, ये होगा। तो अच्छा, एक चीज और लिख रहा हूं, पर ये दिस इज, ये कहना चाहिए दिस इज द रूल फॉर यू फॉर टिल द टाइम आई डिडंट टीच यू द सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर अभी जब भी मोमेंटम कंजर्व करवाओगे तुम, whenever you will conserve the momentum, always conserve it from the ground frame of reference. Take the ground as a frame of reference while conserving the momentum. ठीक है, take the ground as a frame of reference while conserving the momentum of any system of particle. जब तक मैं तुम्हें और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं सिखाता हूं। ठीक है, say yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां पर नहीं तो फंस जाओगे, बाद में दुखी करोगे फिर। conserve the momentum from the ground or from the ground frame of reference, taking the ground as frame of reference, right? ये ध्यान रखना है हमको, until and unless no other frame is taught to you, or I don't suggest, or I have not suggested you any other frame to do to conserve the momentum, right? And this is it. So अब देखो, initially the condition given is initially the man was at rest. Initially the man is at rest and Planck is also at rest. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम, ये कंडीशन गिवन है, गिवन डेटा इज both the man and Planck are at rest. ठीक है, तो are at rest initially. तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आया, तो इनिशियल मोमेंटम आया 0 दोनों का। अब ये कहता है, अब ये कहता है कि the man starts walking with a velocity u relative to the Planck. The man starts walking with a velocity u relative to the Planck in the forward direction. ठीक है, इसी में आगे the man starts walking with a velocity u relative to the Planck. एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना जरा, मैं भूल गया, मेरी एक क्लास थी तुम्हारे चक्कर में मैं भी
चलिए, द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग विथ अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू द प्लैंक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, समझो इसको। रिलेटिव टू द प्लैंक बोल रहा है, मतलब दो ऑब्जर्वर खड़े करो, एक ये हरे रंग का ग्राउंड में खड़े करो, ठीक है, और एक ये काले कलर का यहाँ इसके ऊपर बैठा दो, प्लैंक के ऊपर। इसका नाम ए है हरे वाले का, और इसका नाम बी है काले वाले का। दोनों में से बताओ किसके रिस्पेक्ट में ये यू से चल रहा है, जल्दी बताओ। बी। हाउ मेनी ऑफ यू से बी? आदि, ईशाना, निधि, Yes, sir. कियान। ए की बी, शेरिल, ए की बी सर बी। B. है ना। बी सबको समझ में आ रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में ए तो, किसी एक कोई ये तो नहीं बोल रहा है, किसी का आंसर ए तो नहीं है। No, sir. ओके, नो तो ये हटा दो। ठीक, तो बी पे बैठे हुए आदमी को दिखाई दिया कि ये आदमी उसकी तरफ चल के आ रहा है यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज यू आई कैप। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड चल के आ रहा है यू आई कैप से, एंड दिस इज इक्वल टू वी एम जी माइनस वी पी जी। ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा टीडियस होगा। फर्स्ट की वेलोसिटी से सेकंड की वेलोसिटी को सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सबट्रैक्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ कौन हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड से देखने पे मैन की वेलोसिटी वीएमजी है, प्लैंक की वेलोसिटी वीपीजी है, पर प्लैंक से देखने पे इसकी वेलोसिटी यू है मैन की, तो ये हमने लिखा है वीएमपी इज इक्वल टू यू आई कैप, एंड दिस इज वीएमजी माइनस वीपीजी, राइट। ये कियान और शरील शायद आप लोग को समझ नहीं आएगा बेटा, पर डोंट वरी, हाँ ये मैं समझाऊंगा तुमको बाद में, ये हो जाएगा, ऐसा फाइट नहीं है कोई, नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अब आता है, हमने लिखना है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा हमारा मास ऑफ मैन। मैंने अभी बोला था मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में कंजर्व करना है, ग्राउंड के। तो मोमेंटम ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिखोगे, मोमेंटम ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिखोगे, वीपीजी। ठीक है, और सिंस मोमेंटम इज कंजर्व, सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो गया ये, राइट। सो वी हैव mvmg minus capital M VPG is equal to 0, right? So now I have two equations. ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, वीडियो बंद करो। हाँ, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो दो अननोन है या नहीं है यहाँ पर, एक VMG वेरिएबल है और एक VPG वेरिएबल है। प्यारे बच्चों बताओ, है या नहीं है दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल? We Yes, have sir. to find the recoil velocity of the plank. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है VPG की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है 1 और 2 को। ठीक है, तो VPG क्या हो गया, पहले वाले इक्वेशन से VPG हो गया यू आई कैप प्लस VMG। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो VPG की फाइनली वैल्यू आएगी, मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली, माइनस M यू आई कैप अपॉन M प्लस कैपिटल, ये मिलेगा। ठीक है, इस वेलोसिटी से प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, और मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा
कैपिटल M U I कैप अपॉन M प्लस कैपिटल N। ठीक है, इसमें तुम अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, और मैग्नीट्यूड को देखो, तो स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VPG अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ VMG आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर masses। याद है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ masses आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द masses। पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, यस सर। वही यहां पर भी अप्लाई होता है। तो फिलहाल के लिए अभी इसको यहीं तक रखो, इसको एक बार पढ़ लो तुम लोग, ठीक है, एक दो बार पढ़ो, इस पे बहुत कुछ काम है, बहुत काम है करने को, है ना। डन सर। ओके ओके, सबका हो गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब तुम देखो तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है। अभी बहुत दिन से होमवर्क नहीं दे रहा था, एक तो डेरिवेशन सारे करोगे और एक मैंने तुम्हें वो दिया हुआ है ना कोण का निकालने के लिए। अब आता है अपनी प्रिय किताब हरिश्चंद्र वर्मा जी। इसमें मैंने तुम्हें पिछली बार कितने होमवर्क, कितने कहाँ तक दिया था होमवर्क तुमको मैंने ये? एग्जांपल्स में से दिया वन। सर। और हाँ बोलो पाठक जी, बताइए जरा क्या क्या एग्जाम्पल दिया था। पाठक जी को नहीं पता है क्या? पहला एग्जांपल था। बस सर फर्स्ट वाला वर्कड आउट एग्जांपल दिए थे और एक्सरसाइज हाँ, में से क्वेश्चन 1, 2 और 7। उसके बाद बढ़ाया नहीं था इसको अपन ने, ये सेकंड वाला नहीं किया था। नो सर। मुझे याद आता है पिछली क्लास में दिया था मैंने ये सब आप लोगों को। बेटा सब मिलके गोली दे रहे हो सर को अपने, नहीं हैं? सर। क्या था? ये सब करो, 1 2 3 4 5 6 सर एक बार वर्कड आउट एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9 9 9 12 15 1 2 3 4 5 6 9 12 15। ये ऑब्जेक्टिव 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 ऑब्जेक्टिव 2 में 1 2 3 4 5 6 हाँ इतना ही करना है ऑब्जेक्टिव 2 तक। हाँ अब आ जाओ एक्सरसाइजेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 11 वाला मुझे चाहिए। हाँ मतलब इसमें गोली मत देना मेरे को। 13 14 15 ये बंदर फिर आ गया। हाँ ये बंदर फिर आ गया। तुम आते हो बार बार तो बंदर नहीं आएगा। 22 19 नहीं सॉरी सर 22 11 के नहीं बाद कौन सॉरी 20 मत करना नहीं तो फंस जाओगे। 11 के बाद से बेटा 15 तक सारे करने हैं ठीक है। फिर 19 करना है। फिर ये 2 फैट एस्ट्रोनॉट्स करना है। इतना ही कर लो बहुत है ठीक है। 23rd एक बार एग्जांपल्स फिर से रिपीट कर दो कौन से करने हैं। अभी करता हूँ। हाँ 23 करना है पाठक जी। एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3 4 5 6 9 12 15 ये 15 वाला मैंने अभी करवाया है तुमको ठीक है। इसका सॉल्यूशन मत देखना है। सॉल्यूशन देख के करोगे फंस जाओ तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें ठीक है। मतलब इन्होंने वेक्टर वेक्टर तो लगाते नहीं है ये और फिर तुम दुखी होते रहोगे बेफिजूल में कि कैसे लिख दिया। तो तुम अपना ये जो रवि सिखाया है उसको पढ़ो। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो ठीक है। सर डू वी हैव टू डू ओ भाई सोंदी जी बिल्कुल करना है। तो वॉइस लैग हो रहा था मेरे लिए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। 23 करना है बेटी है ना। ओके सर। ओके तो कब मिलना है। जब भी मैं चलो कोई नहीं आज तो जाओ तुम लोग मजे करो। मैं तुमको बता दूंगा अपडेट कर दूंगा। रानिया किस किस दिन क्लास नहीं रखनी होती बेटा तुमने बोला था तुम लोगों का क्या चैलेंज होता है। ट्यूसडे नहीं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अच्छा हाँ ये 3 दिन में चैलेंज है ठीक है चलो ठीक है। फिर मिलते हैं कल। अगर बनेगा तो मैं कल 5 बजे तुम्हारी क्लास फिर रखने वाला हूँ। हाँ अगर आरडी सर नहीं रख रहे होंगे तो ठीक है। बाकियों के लिए भी ओके सर। कोई बाकियों को दिक्कत है कोई। निधि नो शेरिल सर। ईशाना ठीक है। कल वी कैन मीट टुमारो एट 5 वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ठीक है सम मोर प्रॉब्लम्स ठीक है। कल 5 बजे मिलते हैं। चलो बाय टेक केयर। थैंक यू सर। ओके ये रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में भेज देता हूँ बाय। तुमको ठीक ओके सर थैंक यू सर बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बच्चों बाय बाय।